नमस्कार दोस्तों, कर्मयोगी सिविल सर्विसेज में आपका हार्दिक स्वागत है। डेली के करंट अफेयर में आज हम देखते हैं, पहला टॉपिक है स्वामी विवेकानंद। इसको जो है आप यूपीएससी के जीएस पेपर प्रथम के भारतीय संस्कृति में प्राचीन काल से आधुनिक काल तक के कला के रूप साहित्य आदि वास्तुकला के मुख्य पहलू वाले टॉपिक से जो है इसको कोई रिलेट कर सकते हैं। दोस्तों, स्वामी विवेकानंद हैं, क्यों ये है, अभी 4 जुलाई को इनकी पुण्यतिथि मनाई गई है, इसलिए यह न्यूज में है। जान लेते हैं स्वामी विवेकानंद जी के बारे में। ये एक तेजस्वी व्यक्ति थे। इन्हें जो है पश्चिमी जगत को हिंदू धर्म से परिचित कराने का श्रेय दिया जाता है और यह इनके गुरु थे रामकृष्ण परमहंस। ये जो है हिंदू धर्म का पुनरुद्धार करने में प्रमुख व्यक्ति थे और ये जो है औपनिवेशिक समय में जो है भारतीय राष्ट्रीय एकता पर इन्होंने जोर दिया। 1893 में शिकागो में जब आयोजित हुआ था विश्व धर्म संसद, उसमें इन्होंने अपना सर्वाधिक प्रसिद्ध भाषण दिया था और 1984 को जो है भारत सरकार ने इनके जन्मदिवस मतलब 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में घोषित की हुई है और मनाया जाता है। इनका प्रारंभिक जीवन के बारे में देख लेते हैं। इनका जन्म जो है 12 जनवरी 1863 को कोलकाता में हुआ था। इनके बचपन का नाम हरेंद्रनाथ दत्त था। ये जो है, ये बात ध्यान रखिएगा, पीटी प्रीलिम्स, यूपीएससी और पीसीएस में प्रीलिम्स में ऐसे सवाल पूछे जाते हैं कि उनका सिद्धांत किस पे दर्शन पे आधारित था, तो वह योग और वेदांत के दर्शन पे उनका जो है दर्शन आधारित था। इन्हें जो है सुभाष चंद्र बोस ने आधुनिक भारत का निर्माता इन्हें कहा था। यह जो था, इनको जो स्वामी विवेकानंद की उपाधि किसने दिया था, विवेकानंद की उपाधि इनको जो है खेतड़ी राज्य के महाराजा अजीत सिंह ने इनको जो है 1893 में, मतलब कि इनकी 30 साल की उम्र में इनको दिया था। ये जो थे इनका सबसे प्रसिद्ध विचार जो है, उनका ये विचार है कि आप सुने होंगे कि नर नारायण सेवा, नर से नारायण की सेवा, मतलब निर्धन और निकृष्ट लोगों तक उत्कृष्ट विचारों को पहुंचाने को ही ये अपना सर्वश्रेष्ठ मानते थे। उन्हीं की सेवा, इन्हीं विचारों को प्रसिद्ध करने के लिए, स्थापित करने के लिए उन्होंने 1897 में रामकृष्ण मिशन की स्थापना की है। सन याद रखिएगा 1897, क्योंकि यूपी, पीसीएस, बीपीएससी और एग्जामों में ऐसे सवाल पूछे जाते हैं। 1899 में, मतलब 1897 के 2 साल बाद उन्होंने कलकत्ता में बेलूर मठ की स्थापना की। बाद में यही बेलूर मठ उनका अस्थायी निवास बन गया। उन्होंने जो है भौतिक प्रगति के साथ साथ आध्यात्मिकता के संयोजन पर विश्वास किया और उसका समर्थन किया। इस सिद्धांत को उनके जो है नव वेदांत दर्शन भी बोलते हैं। उनका ये मानना था कि भारत जो है पश्चिम के जो भौतिकतावाद है उसके साथ साथ आध्यात्मिकता को अगर संयोजित कर दिया जाए तो यह जो है विश्व का सर्वश्रेष्ठ उन्नतशील विचार हो जाएगा। उनके द्वारा कुछ पुस्तकें लिखी गई हैं, उसको जान लीजिए। उनके द्वारा लिखित पुस्तक राजयोग है, ज्ञान योग है और कर्म योग, ये 3 प्रमुख उनकी पुस्तकें तो और भी है। अगला टॉपिक दोस्तों देख लेते हैं, उष्मा गुंबद या हीट डोम। हीट डोम क्या है, इसको देख लेते हैं। पहले तो इसको आप जो है यूपीएससी के जीएस पेपर प्रथम के जो है 12वीं यूनिट भूकंप, सुनामी, ज्वालामुखी, हलचल, चक्रवात जैसे भूभौतिक घटनाएं वाले टॉपिक से इसको कोरिलेट कर सकते हैं। इसलिए न्यूज में क्यों है कि इसलिए है कि कनाडा और मतलब संयुक्त राज्य अमेरिका के कुछ हिस्सों में जो है हीट डोम की वजह से भीषण गर्मी अभी हुई है ना। ये है न्यूज में। हीट डोम क्या है, इसको जान लेते हैं। हीट डोम एक अवस्था है जिसमें गर्म वायु जो है वायुमंडल के द्वारा ढक ली जाती, ढक्कन की तरह ढक ली जाती है, जिससे गर्म वायु जो है एक विशेष क्षेत्र में स्थिर रहती है। इसकी वजह से वहाँ का टेम्परेचर बहुत तेज बढ़ जाता है और वहाँ पर चिलचिलाती गर्मी पड़ती है और उष्मा बहुत तीव्र होती है। इसका मतलब ऊपर से इसको जो है उच्च दाब पर संचरण होता है जो इसको ढके रहता है। यह किस प्रकार बनती है, इसको देख लेते हैं। यह इस प्रकार बनती है कि जब संवहन की धाराएं, संवहन क्या होता है, संवहन वो होता है कि जब गर्मी बहुत ज़्यादा मिलती है या सूर्य तब बहुत ज़्यादा होता है, तो मान लीजिए अगर ये समुद्र है और यहाँ पर अगर ऊपर से बहुत तेज ये किरणें पड़े सूर्य की, तो क्या करता है, ये जो है वाष्पीकृत करता है। तो ये वाष्पीकृत करके बाद के वाष्प जो है ऊपर की ओर बढ़ते हैं, जो ये प्रक्रिया होती है संवहन बोलते हैं। इस तरह ऊपर की ओर उठती है
और जब ये ऊपर की ओर उड़ती हैं तो अब ये ऐसी घटनाएं कहाँ पर घटती हैं, पश्चिमी प्रशांत महासागर में। ऐसी जब वो घटती हैं तो वो हवाएं क्या होती हैं, पूरब की ओर जाती हैं। जब पूरब की ओर चलती हैं तो पूरब की ओर आते आते वो ठंडी होती है, नीचे की ओर उतरती हैं, और जब नीचे की ओर उतरती हैं तो नीचे उस पूर्वी क्षेत्र में प्रशांत महासागर के पूर्वी क्षेत्र में वहाँ पर जो हीट से पैदा हुई है उसको ऊपर से आती हुई अधिक प्रेशर वाली जो है दाब वायु जो है उसको ढक लेती है और ढक्कन जैसा निर्माण कर लेती है। इस तरह ये बनती है और इसी को क्या बोलते हैं, हीट डोम भी बोला जाता है। यही है हीट डोम, है ना। ये स्थल की ओर बढ़ती हैं ये हवाएं जो है जेट, इसमें क्या करता है, इसमें जो है जेट स्ट्रीम, उत्तरी जो जेट स्ट्रीम है इसको क्या कर देता है, स्थल की ओर इसको पहुंचाने में मदद करता है। इस प्रकार से इनका निर्माण होता है और इनके निर्माण होने में जो प्रमुख कार्य की भूमिका निभाते हैं वो है ला नीना के प्रभाव के कार्य जो है उच्च एवं सशक्त वायु दाब मंडलीय परिस्थिति आने के कारण इसका निर्माण होता है। एक और भी वजह होती है कि तीव्र ताप प्रबलता भी इसका एक प्रमुख कारण है। इससे क्या क्या प्रभाव होता है दोस्तों, इसका प्रभाव है कि इसकी वजह से इतनी तेज गर्मी होती है कि अत्यधिक गर्मी के कारण जो है मौतों में अचानक वृद्धि होने लगती है। फसल जो है बहुत ज़्यादा फसलें सूखने लगती हैं और जो फसलों को वृद्ध होने या पकने का समय वो बहुत ही तेज पहले आ जाता है और बहुत सारी वनस्पतियाँ सूख जाती हैं, सूखा पड़ जाता है। और ये बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ने के कारण जो है ऊर्जा की मांग मतलब बिजली की मांग बढ़ जाती है। इसकी वजह से बिजली की दर में भी इजाफा हो जाता है। जंगलों में आग लगना शुरू हो जाती है जिसके कारण अमेरिका में हर साल अक्सर जो है बहुत सारा क्षेत्रफल जो है वनाग्नि के कारण बर्बाद हो जाता है। यह हीट डोम क्या करती है, इस कारण से बादल का भी निर्माण बाधित हो जाता है जिसके कारण पृथ्वी पर सूर्य विकिरण की अत्यधिक मात्रा पहुंचती रहती है। अगला टॉपिक दोस्तों है राष्ट्रपति शासन। देख लीजिए राष्ट्रपति शासन क्यों न्यूज में है। इसलिए न्यूज में है कि अभी हाल ही में आप देखे होंगे इनकी एक जो है पश्चिम बंगाल में जो है चुनावी हिंसा की घटनाएं न्यूज में रही होंगी। तो इसी के संबंध में जो है अभी सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर की गई है कि पश्चिम बंगाल में चुनाव के बाद हुई हिंसा की घटनाओं को देखते हुए जो है वहां पर राष्ट्रपति शासन लगा देना चाहिए। इस याचिका की सुनवाई करने के लिए सुप्रीम कोर्ट सहमत हो गया है। याचिका में क्या क्या आरोप लगाए गए हैं, याचिका में यह आरोप लगाया गया है कि जब हिंसा हो रही थी तो उस समय सरकार जो है और प्रशासन वह बिल्कुल चुपचाप पड़े थे। जो भी पीड़ित थे उनको कोई सुरक्षा नहीं प्रदान की गई। इवन महिला और बच्चाओं का भी जो है उनका शोषण किया, उनको अत्याचार हुआ। इस कारण से महिला, बच्चे और उनके जीवन की स्वतंत्रता, सम्मानता, हिंदू वहाँ जो रह रहे हैं उनका भविष्य भी खतरे में पड़ गया है। यह याचिका में आरोप लगाया गया। मामला क्या है, मामला ये है कि 21 जून को पश्चिम बंगाल में जब चुनाव हुआ था उसके बाद जो है वहाँ की उच्च न्यायालय ने, कलकत्ता उच्च न्यायालय ने एक निर्देश दिया था NHRC मतलब ह्यूमन राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग को आदेश दिया था कि वह एक समिति का गठन करे और वह समिति जाकर के इन मामलों की जांच करे। तो यह जांच 21 जून को मतलब कि हाई कोर्ट ने आदेश दिया था और इसका गठन किया गया। इस समिति का राजीव जैन की अध्यक्षता में किया गया और NHRC ने वहां पर जाकर के जांच भी शुरू की, है ना। तो ये है, अगले देख लेते हैं राष्ट्रपति शासन क्या है। तब न्यूज में है तो राष्ट्रपति शासन अनुच्छेद 356 के तहत जो है संविधान में इसका जिक्र किया गया है। इसमें यह कहा गया है कि अगर राष्ट्रपति को या तो स्वतः या तो राज्यपाल की रिपोर्ट से यह समाधान हो जाए कि राज्य में ऐसी स्थिति उत्पन्न हो गई है कि राष्ट्रपति की शासन और वहाँ के संविधान के उपबंध के अनुसार नहीं चलाया जा सकता, तो राष्ट्रपति उस राज्य में जो है राष्ट्रपति शासन लगा सकता है। इसे राज्य आपातकाल या संवैधानिक आपातकाल भी कहा जाता है। इसका क्या मतलब हुआ दोस्तों, इसको जान लेते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि अगर राष्ट्रपति शासन लागू हो जाता है तो कोई मंत्रिपरिषद नहीं होती है और विधानसभा या तो इस स्थिति में भंग भी हो सकती है या स्थगित हो सकती है। स्थगित का मतलब वो भंग नहीं होगी लेकिन संचालित नहीं होगी। इसमें इसका मतलब ये भी हुआ कि जब राष्ट्रपति शासन लगता है तो केंद्र सरकार के प्रत्यक्ष नियंत्रण में राज्य सरकार आ जाती है और राज्यपाल जो है राष्ट्रपति का प्रतिनिधित्व करते हुए कार्य करता है।
इसके लिए संसदीय स्वीकृति भी जरूरी होती है, दोनों सदनों की मंजूरी लेना आवश्यक होता है और एक बार अनुमोदन मिलने के बाद 6 महीने तक राष्ट्रपति शासन लागू रह सकता है और अधिकतम 3 साल तक रह सकता है, जिसे हर 6 महीने पर जो है संसद से अनुमति लेकर के बढ़ाई जा सकती है, लेकिन अधिकतम 6 साल तक ही बढ़ाई जा सकती है, किसी भी हालत में उसके बाद नहीं बढ़ाई जा सकती है। इसका निरसन कैसे किया जा सकता है? इसका निरसन राष्ट्रपति जो है एक घोषणा के द्वारा जो है कर सकता है, किसी भी समय निरसन कर सकता है, हटा सकता है राष्ट्रपति शासन। इसके लिए संसद के अनुमोदन लेने की कोई आवश्यकता नहीं है। अगला टॉपिक दोस्तों देख लेते हैं, है आर्थिक सहयोग और विकास संगठन G20 टैक्स समावेशी समझौता। ये क्या है G20 टैक्स समावेशी समझौता? यह दोस्तों इसको जो है आप यूपीएससी के जीएस पेपर द्वितीय के जो है 20वें यूनिट अंतरराष्ट्रीय संस्थाएं मंच और उनके अध्यक्ष संरचना अधिदेश वाले टॉपिक से कोरिलेट कर सकते हैं। न्यूज में क्या है, भारत जो है अभी इस समझौते में शामिल हो गया है, यह न्यूज है। इस समझौते का क्या उद्देश्य है? इस समझौते का उद्देश्य यह है कि अंतरराष्ट्रीय स्तर पे जो कर नियम में सुधार करना इसका मुख्य उद्देश्य है और जो बहुराष्ट्रीय जो कंपनियां हैं वो जिस स्थान पर कारोबार करती हैं उसी स्थान पे उचित करों का भुगतान किया जा सके, इसका एक यह प्रमुख उद्देश्य है। इस समझौते में जो है पूरे विश्व के 90% जीडीपी के 90% से अधिक का प्रतिनिधित्व करने वाले 130 देश इसमें शामिल हैं। इस समझौते में दो प्रमुख फ्रेमवर्क है। उस प्रथम फ्रेमवर्क है अंतरराष्ट्रीय और डिजिटल कंपनियों के एक साथ काम करना और दूसरा है निम्न कर क्षेत्राधिकार से निपटना। मतलब कि इसकी वजह से जो अभी तक आप जानते होंगे टैक्स हेवन देश का नाम आता था, उसकी उस समस्या से निपटने की कोशिश की गई। इसमें क्या अपेक्षित परिणाम की उम्मीद की गई है? उम्मीद ये किया गया है कि इस योजना को, इस समझौते को लागू होने के बाद जो नीदरलैंड, लग्जमबर्ग जैसे टैक्स हेवन देश हैं, मतलब जहाँ पर जो है टैक्स की दर सबसे कम है, उनकी चमक धीमी पड़ जाएगी। भारत पर इसका प्रभाव क्या होगा? भारत जो है इस समस्या से निपटने के लिए एक समकालीन लेवी लगाता है जो 2016 से लगा रहा है, इसको वापस लेना पड़ जाएगा अगर ये लागू होती है, ये प्रभाव पड़ सकता है। समकालीन लेवी या इक्वलाइजेशन लेवी क्या है दोस्तों, इसको देख लेते हैं। ध्यान रखिएगा ये इक्वलाइजेशन लेवी 2017 में आईएएस ने इस सवाल को पूछा भी था। ये क्या है? यह जो है यह डिजिटल कंपनियों पर लगाया जाने वाला एक प्रकार का कर है जिसे 2016 में शुरुआत किया गया था और यह गूगल जैसी अन्य जो विदेशी ऑनलाइन विज्ञापन कंपनियां हैं उन पे जो है यह लगाने के लिए एलिजिबल है, उन पे लगती है। 6% की वार्षिक जो है समकालीन लेवी लगाई जाती है और यह ऐसी उन कंपनियों पर भी लागू की जा रही है 2020 से जो अनिवासी मतलब कि भारत के निवासी व्यक्तियों की कंपनियां नहीं हैं, उन सभी कंपनियों पर भी ये लगाई जाती है। एक शब्द और इसमें आता है बेस इरोजन एंड प्रॉफिट शिफ्टिंग। इसको देख लेते हैं क्या है। बेस इरोजन एंड प्रॉफिट शिफ्टिंग एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जिनमें बहुराष्ट्रीय कंपनियां जो होती हैं वह अपने लाभ को जो है अपनी सब्सिडियरी कंपनी बना करके एक देश से दूसरे देश में क्या करती हैं, शिफ्ट कर लेती हैं और कर भुगतान से वो बचने का प्रयास करती हैं। इस विसंगति को या इस अंतर को क्या बोला जाता है? बेस इरोजन और प्रॉफिट शेयरिंग मतलब शिफ्टिंग बोला जाता है। यह जो है विकासशील देशों में खासकर कॉर्पोरेट कंपनियां अक्सर ऐसा काम करती हैं। ठीक दोस्तों, ये रहा आज का हमारा टॉपिक। दोस्तों आप इसके जो है पीडीएफ जरूर डाउनलोड कर लीजिएगा, यूट्यूब के डिस्क्रिप्शन बॉक्स से भी डाउनलोड कर लीजिएगा। हमारे कर्मयोगी सिविल सर्विसेज के इनके जो है टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ करके इसको जो है आप प्राप्त कर सकते हैं इसका पीडीएफ। और इसको जो है दोस्तों आप हमारे वह सिविल सर्विसेज कर्मयोगी सिविल सर्विसेज के व्हाट्सएप ग्रुप से भी जुड़ करके प्राप्त कर सकते हैं। आपके लिए हम मेहनत से बनाते हैं, सारे कंटेंट बहुत ही अच्छा जो आईएएस ऑफिसर दोनों मददगार हैं आप उनके लिए बनाते हैं। आप इसको मेहनत से पढ़िए, अपने दोस्तों में भी शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए दोस्तों, लाइक कर दीजिए दोस्तों। बहुत मेहनत से आपके लिए इसे हम इनको बनाते हैं दोस्तों, तो आप लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करिए। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद, नमस्कार।